हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपीएम विथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी पेपर 1 और 2 की ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। साथ ही साथ आने वाले टैट के लिए भी हमारे इंस्टीट्यूशन में क्लासेस चली हुई हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कल का ही टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। उससे रिलेटेड हमने कल 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो डीपली जो हैं वो डिस्कस किए थे और सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर पेपर 1 में भी आपकी एसएसटी में ये आ सकता है, सोशल स्टडीज़ में ये टॉपिक जो है वो आपको जनरल नॉलेज के बेस पे आ सकता है। तो इसलिए पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपका जो अभी टैट है उसके लिए तो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते ही आते हैं आर्ट्स वाले में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ब्रिटिशों की किस योजना में संविधान सभा के लिए सुझाव दिए गए थे? इन विच प्लान ऑफ द ब्रिटिश वर सजेशंस फॉर अ कैबिनेट असेंबली गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जैसे कि आपको पता होगा, संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए जो है बात की गई कि संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा करेगी। अब ब्रिटिशों का टाइम पीरियड था, तो संविधान सभा कोई भारतीय तो बना नहीं लेगा। तो उन्होंने 1935 के एक्ट के थ्रू जो है वो ब्रिटिशों के सामने मांग रखी कि हमें एक संविधान सभा बनाई जाए। ब्रिटिशों ने जो अगस्त प्रस्ताव आया था, ये दोनों क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव आता है जिसमें संविधान सभा की मांग को मान लिया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा। और उसके बाद संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, कितने मेंबर्स रहेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो सुझाव है वो आपके कैबिनेट मिशन में दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है कैबिनेट मिशन वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव होता है कि संविधान बनाने के क्या क्या उद्देश्य रहेंगे। बेसिकली संविधान में कैसी चीज़ें रखी जाएंगी जो कि संविधान के एम को अचीव करेंगी, या फिर जो भी संविधान बनाने का एक उद्देश्य होगा उस चीज़ को अचीव करेगी। और यही जो आपकी जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, यही आगे चल करके कहीं ना कहीं आपके प्रियम्बल में भी चेंज हो गया। इसी में से काफ़ी चीज़ें जो थी वो प्रियम्बल में भी डाल दी गई, आपके संविधान की प्रस्तावना में भी डाल दी गई। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा, क्वेश्चन है तो नहीं इसमें, कि अगर आपका पूछा जाए कि आपका जो प्रस्तावना है संविधान की वो कहाँ से निकल के आई, तो जो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव बनाया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था, वहीं से ही आपका प्रियम्बल निकल के आया था। तो ये स्टेटमेंट 1 है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और स्टेटमेंट 2 बोलता है 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मतलब सबकी अनुमति के साथ, सर्वसम्मति के साथ जो है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो पास या स्वीकार कर लिया गया आपके संविधान सभा में। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को ही आपकी असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। और सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें सही है कि ये सर्वसम्मति से द्वारा, सबके हाँ के द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। आपको डेट ज़रूर याद रखनी है इन दोनों की। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो संविधान सभा जो बनी थी उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोलता है संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है संविधान सभा की प्रथम बैठक में 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 200 रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो प्रथम बैठक से रिलेटेड ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी गलत रहेंगी। पहली बात तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में भाग
नहीं लिया था। और सेकंड स्टेटमेंट में 200 प्रतिनिधि नहीं थे, 211 प्रतिनिधियों ने जो है वो पहली बैठक में, पहली मीटिंग में भाग लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है कि हाँ ये दोनों गलत हैं, वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द माउंटबेटन प्लान what was the number of representatives of princely state left in the constitutional assembly? माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी रह गई थी? तो जैसे मैंने आपको बताया भी था, माउंटबेटन प्लान जो था वो भारत के विभाजन का प्लान था। तो जब भारत के विभाजन की बात कर दी जाएगी तो कुछ रियासतें जो है वो पाकिस्तान में चली जाएंगी, कुछ रियासतें जो है वो भारत में रहेंगी। तो इसके चलते जो है वो कुछ जो रियासतों के प्रतिनिधि हैं वो मुस्लिम संविधान सभा में जाएंगे और कुछ आपके जो भारत की संविधान सभा बन रही थी उसमें आएंगे। तो आफ्टर माउंटबेटन प्लान कितने टोटल रह गए थे? ऑप्शन ए है 90, बी है 80, सी है 70, डी है 60। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 70 लोग जो प्रतिनिधि थे वो रह गए थे। पहले कितने थे ये? पहले 93 थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा, 70 प्रतिनिधि आफ्टर माउंटबेटन प्लान रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में क्या चीज़ें रखी गई थी? तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके बारे में अभी हमने 1-2 क्वेश्चन पहले बात की कि 1946 को जो है वो रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को वो पास हो गया था, मतलब स्वीकार कर लिया गया था। तो उसमें क्या क्या बातें रखी गई थी? सबसे पहली बात है स्वतंत्र और गणराज्य की बात की गई थी, ठीक है। सेकंड में सरकार की विभिन्न शक्तियों व अंगों की बात की गई थी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातियों की बात की गई थी, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उनमें इन सब चीज़ों के बारे में बात की रही कि भारत एक गणतंत्र होगा, स्वतंत्र राष्ट्र होगा, फिर भारत में जो सरकार की शक्तियाँ होंगी, जैसे केंद्र सरकार के पास क्या रहेंगी, फिर आपके जो राज्य सरकार है उनके पास क्या रहेंगी, उनके बारे में बात की गई थी। सरकार के कितने अंग होंगे उनके बारे में बात की गई थी। अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई थी, आपकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ट्राइब्स हैं, तो इन सब के बारे में कहीं ना कहीं बात की गई थी आपके उद्देश्य प्रस्ताव में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया? तो जब हम संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, तब भी उस प्रियम्बल में सबसे नीचे लिखा जाता है कि इस संविधान को इस तारीख को जो है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे ये 3 भारी भरकम शब्द लिखने का क्या मतलब था? तो बेसिकली अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकृत करना, स्वीकृति प्रदान करना किसी चीज़ को। अधिनियमित का मतलब होता है कोई नई चीज़ लागू करना, और आत्मसमर्पित का मतलब होता है दूसरों को समर्पित कर देना। भारत की जनता को जब वो संविधान समर्पित कर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली जब लागू करने की बात की जाएगी तो लागू तो ये 1950 में होगा, लेकिन जब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की बात की जाएगी तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है वो बी यहाँ पर राइट रहेगा। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान जो है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर दिया गया। लागू होने की जब वो बात करेगी तो वो 1950 में होगा। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जब ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित हुआ ना, तो संविधान के कुछ अनुच्छेद जो हैं वो 1949 में ही लागू हो गए थे। जैसे कि अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 60 है, 324 है, 366 है, 367 है, 379 है, 380 है, 388 है, 391 है, 92 है, 93 है। ये कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही भारत में लागू हो गए थे, और बाकी के जो अनुच्छेद हैं वो 1950 में, 26 जनवरी 1950 में लागू होंगे। तो ये अनुच्छेद, आर्टिकल्स भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत और गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। द नेशनल सॉन्ग एंड एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950,
50। तो ये दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और जो हमारा राष्ट्रीय गीत और गान है उसे 24 जुलाई 1950 को अपनाया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मोहर या फिर प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जो संविधान सभा थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर, मोर, बाघ या हाथी? तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। जो हाथी है वो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सबको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी से क्वेश्चन बहुत बार आता है, टैट में भी काफ़ी बार ये पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, आपकी प्रारूप समिति जो थी संविधान सभा की, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष जानने से पहले मैं आपको बता दूं, संविधान सभा जो थी ना उसकी फिर समितिज बनाई गई थी, छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी, ताकि एक समिति पर्टिकुलर एक चीज़ पर ही काम करेगी। ठीक है, तो टोटल जो है वो संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी और 13 छोटी समितियां थी। इसके अलावा कुछ उप समितियां भी थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, जैसे कि अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए उप समिति बनाई गई थी, फिर मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति बनाई गई थी। तो इस तरह से संविधान में समितियां, उप समितियां और छोटी समितियां थी। टोटल जो है वो 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियां थी। तो इसमें से कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं नाम बता देती हूँ आपको। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर राज्यों के लिए एक समिति रहती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, संचालन समिति इंपॉर्टेंट होती है, मौलिक अधिकारों की उप समिति, अल्पसंख्यकों की उप समिति, उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों की उप समिति होती है, फिर उसके बाद सदन समिति होती है, राष्ट्रीय ध्वज समिति है, नागरिकता समिति है, ये छोटी समितियां हैं, वित्त एवं कर्मचारी समिति है। तो इस तरह से काफ़ी समितियां भी हैं, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर राइट रहेंगे। इसके अलावा तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक और समिति बता दूं, तो मौलिक अधिकारों की उप समिति है जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट समिति है और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम बचे हुए 10 क्वेश्चन जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड डिस्कस किए और उनको डीपली डिस्कस किया कि उनसे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।